Hello students, in the last video we have completed I think 14 questions. So now we are with question number 15, theorem number 15, and before this theorem we have some definition, and this is the definition which is towards this direct sum. और डायरेक्ट सम आपको आई थिंक पता होना चाहिए व्हाट इज़ डायरेक्ट सम। फिर भी मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिए ज़रा। द सम समेशन आई बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा, ये कैपिटल लैम्डा पहले भी बात आ चुकी है। दिस इज सो कॉल्ड इंडेक्स सेट। समेशन आई बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा कैपिटल एन आई, दिस इज द आर्बिट्रेरी सम ऑफ सब मॉड्यूल्स ऑफ अ फैमिली कैपिटल एन आई, सेट नोटेशन में आई बिलोंग्स टू लैम्डा of R submodules of an R module capital M is called direct sum। आपको एक सब मॉड्यूल्स की फैमिली दे रखी है, इन सब मॉड्यूल की एक आर्बिट्रेरी सम दे रखा है हमें। आपको एक सब मॉड्यूल्स की फैमिली दे रखी है, एक आर्बिट्रेरी फैमिली दे रखी है। आर्बिट्रेरी मीन्स यहाँ पर ये कितने एन आई हैं ये हमें नहीं पता, ये कितने भी हो सकते, 10, 50, 100, 1000, लाख, करोड़, ठीक है। तो ये एक आर्बिट्रेरी फैमिली दे रखी है और इस फैमिली के सब मॉड्यूल्स की एक आर्बिट्रेरी सम दे रखी है। तो बोलता है कि ये आर्बिट्रेरी सम जो है वो डायरेक्ट सम कहलाएगा अगर फर्स्ट कंडीशन अगर इस सब मॉड्यूल्स के एलिमेंट्स की जमा किसी एक्स के बराबर होगी, मतलब इस सब मॉड्यूल्स के एलिमेंट की जमा कैपिटल एम का कोई ना कोई एलिमेंट होगा, फिर एक्स इज एलिमेंट ऑफ दिस कैपिटल एम। कैपिटल एम का कोई ना कोई एलिमेंट जो है उसको हम इन सब मॉड्यूल्स के एलिमेंट की जमा में लिख सकते हैं। दिस इज फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन दो तरीके से हम डिफाइन करते हैं। नंबर एक तरीका ये है कि आप ये पूरा सम जीरो के बराबर लेके चल पड़ो, ये पूरा सम जीरो के बराबर लेके चल पड़ो और प्रूव कर दो कि इस सम का हर एक एक्स आई जो जीरो के बराबर है। तो एक्स आई इक्वल जीरो फॉर ऑलमोस्ट ऑल आई बिलोंग्स टू लैम्डा, मतलब हर एक एक्स आई जीरो हो जाना चाहिए, या इन तमाम सब मॉड्यूल्स में कॉमन कुछ भी नहीं होना चाहिए, सॉरी इन तमाम सब मॉड्यूल के इंटरसेक्शन में कॉमन कुछ नहीं होना चाहिए। इसको बोलते हैं हम जीरो स्पेस। इंटरसेक्शन ऑफ कैपिटल एन आई इक्वल टू जीरो स्पेस। जीरो स्पेस का मतलब यहाँ पर स्पेसिस के केस में ये जीरो स्पेस जो है दिस इज इक्विवेलेंट टू 5 एम्प्टी सेट। तो यहाँ पर हम स्पेसिस में एम्प्टी सेट ना लिख करके जीरो स्पेस वर्ड यूज़ करते हैं। तो रिपीटिंग अगेन, कोई भी आर्बिट्रेरी सम जो है सब मॉड्यूल्स का कोई भी आर्बिट्रेरी सम जो है वो डायरेक्ट सम कहलाएगा अगर नंबर एक मॉड्यूल के किसी भी एलिमेंट को इन सब मॉड्यूल के एलिमेंट की जमा में लिखा जाना चाहिए। दूसरी कंडीशन हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरीके से उस हिसाब से हम कंडीशन लगाएंगे। दूसरी कंडीशन ये बोलती है कि अगर ये सम जीरो के बराबर हो जाए, अगर इस सम को हम जीरो के बराबर ले लें तो इस सम की हर एक टर्म जो है वो जीरो के बराबर होनी चाहिए। या अगर आप इन सब मॉड्यूल्स की इंटरसेक्शन लेके चलें तो ये इंटरसेक्शन हमेशा जीरो स्पेस होगी। जीरो स्पेस मीन्स दिस इंटरसेक्शन इज ऑलवेज एम्प्टी, मतलब इनमें कॉमन कुछ नहीं होगा। कैपिटल एन आई ये जो सब मॉड्यूल्स हैं आपके आर्बिट्रेरी, इनके बीच में कॉमन कुछ नहीं होगा। इफ दीज टू प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड देन वी से दिस आर्बिट्रेरी सम इज ट्रीटेड एज डायरेक्ट सम। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा आपको इजी वे में समझाता हूँ। यहाँ पर तो आर्बिट्रेरी सेट्स थे, मैं दो सेट्स के टर्म में एक्सप्लेन करता हूँ इसको। तो दो सेट्स के टर्म में कैसे एक्सप्लेन किया देखिए ज़रा। कैपिटल एम मॉड्यूल है, N1 तथा N2 दो सब मॉड्यूल हैं। आपने इस मॉड्यूल को इन दो सब मॉड्यूल के डायरेक्ट सम में लिख दिया। दिस इज द नोटेशन फॉर डायरेक्ट सम। अगर इन दो सब मॉड्यूल्स का डायरेक्ट सम कैपिटल एम के बराबर है तो उसकी दो प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, इस कैपिटल एम के किसी भी एलिमेंट को N1 तथा N2 के एलिमेंट की जमा में लिखा जाना चाहिए। दिस इज फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन है कि अगर ये डायरेक्ट सम है तो डायरेक्ट सम में ये जो सब मॉड्यूल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं इन सब मॉड्यूल्स की इंटरसेक्शन जो जीरो स्पेस होनी चाहिए। या अगर मैं ये सम जीरो के बराबर लेके चलता हूँ तो इस सम की हर एक टर्म जो है वो जीरो के बराबर होनी चाहिए। सो इफ दीज टू कंडीशन होल्ड्स देन वी से दिस इज डायरेक्ट सम ऑफ N1 एंड N2 इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एम। अब यहाँ एक बड़ी मज़ेदार बात है जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर आप किसी मॉड्यूल को दो सब मॉड्यूल की जमा में, अगर आप किसी मॉड्यूल को दो सब मॉड्यूल के डायरेक्ट सम में लिखें तो उसमें से ये जो है
इसको बोलते हैं हम सम्मांड, SUMMAND। ये नाम है, इसका ध्यान रखना है। अगर आप दो सब मॉड्यूल को डायरेक्ट सम में लिखते हैं किसी मॉड्यूल की टर्म में, तो इसको बोलते हैं हम सम्मांड और इसको बोलते हैं हम सप्लीमेंट, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब इसको अगर सम्मांड बोलेंगे तो इसको बोलेंगे सप्लीमेंट। ये नाम है यहाँ पे। तो इसका ना, अगर दो सब मॉड्यूल का डायरेक्ट सम आपके पास है तो उसमें से एक बनेगा सम्मांड, दूसरा बनेगा सप्लीमेंट। ठीक है। इफ दिस इज सम्मांड देन दिस इज सप्लीमेंट, इफ दिस इज सम्मांड देन दिस इज सप्लीमेंट। ठीक है जी। तो अल्टीमेटली बोलने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी थ्योरम में या किसी क्वेश्चन में सम्मांड वर्ड अगर आया तो उसका मतलब अपने आप में यही है कि वी कैन राइट एनी मॉड्यूल एज द डायरेक्ट सम ऑफ टू सब मॉड्यूल्स इन विच वन सब मॉड्यूल इज सम्मांड, सो अदर सब मॉड्यूल इज सप्लीमेंट। तो इसको बिल्कुल अटेंड करें क्योंकि कंसेप्ट यूज होगा आगे सम्मांड और सप्लीमेंट का। तो क्लियर होगी बात ये। अब देखो ये दिस इज आर्बिट्रेरी सम इज डायरेक्ट सम। ईच कैपिटल NI इज डायरेक्ट सम इज कॉल्ड सम्मांड। ये जो मैंने अभी बात की, ये जो कैपिटल NI है, जो इसमें डायरेक्ट सम में जो NI है, इनको बोलते हैं हम सम्मांड ऑफ द डायरेक्ट सम। नेक्स्ट डेफिनेशन अब आ गई वही जो मैंने अभी आपसे बात की, दो सब मॉड्यूल्स का डायरेक्ट सम जो है। इफ N1 इज एन R सब मॉड्यूल ऑफ ए लेफ्ट R सब मॉड्यूल M, और लेफ्ट R मॉड्यूल को कैसे लिखते हैं हम, RM ऐसे, सच दैट कैपिटल M इज इक्वल टू N1 डायरेक्ट सम N2। बोलता कि अगर किसी सब मॉड्यूल को इस फॉर्म में लिख दिया, डायरेक्ट सम में लिख दिया, तो उसमें से ये बनेगा सम्मांड, तो इसको बोलेंगे हम सप्लीमेंट। देन N1 इज कॉल्ड सम्मांड ऑफ M एंड N2 इज कॉल्ड इट्स सप्लीमेंट। थ्योरम नंबर 15 वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, अक्सर पेपर में आता रहता है, कई बार आया हुआ। लेट कैपिटल NI, I बिलोंग्स टू लैम्डा। ये मैंने एक फैमिली ली सब मॉड्यूल्स की, फॉर विच इंडेक्स सेट इज कैपिटल लैम्डा। बी ए फैमिली ऑफ R सब मॉड्यूल्स ऑफ कैपिटल M। देन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब क्या समझते हैं, अगर फर्स्ट स्टेटमेंट है तो सेकंड प्रूव करनी है, सेकंड है तो थर्ड प्रूव करनी है, थर्ड है तो मतलब सर्कल कंप्लीट होना चाहिए। मीन्स 1 implies 2, 2 implies 3, 3 implies 1। तो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, दिस आर्बिट्रेरी सम इज डायरेक्ट सम। बोलता कि अगर ये आर्बिट्रेरी सम जो है डायरेक्ट सम है, तो उस केस में अगर इन सब मॉड्यूल्स, क्योंकि आपको पता है दिस NI आर द सब मॉड्यूल्स ऑफ दिस फैमिली, इन सब मॉड्यूल्स की जमा को अगर एलिमेंट की जमा में लिख दें तो उस केस में ये सम हमेशा 0 के बराबर होगा। मतलब बोलने का मतलब ये हुआ कि अगर ये सम डायरेक्ट सम्मांड है तो इन सब मॉड्यूल्स के एलिमेंट्स की जमा इज ऑलवेज इक्वल टू 0। एंड दिस इज आई थिंक बाई डेफिनेशन इट इज ट्रू। अभी डेफिनेशन देखिए आपने ऊपर कि अगर ये डायरेक्ट सम्मांड है तो अगर ये डायरेक्ट सम है तो कैपिटल NI के एलिमेंट की जमा अगर 0 के बराबर ले लें तो हर एक एलिमेंट आपका 0 हो जाता है। ठीक है। अगर ये सम 0 के बराबर है तो हर एक एलिमेंट जो है वो 0 हो जाता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर ये डायरेक्ट सम्मांड है तो आपने प्रूव करना है कि अगर इन सब मॉड्यूल्स के एलिमेंट की जमा 0 के बराबर है तो इस सम का हर एक XI 0 हो जाता है। तो इसका 1 implies 2 इज ऑब्वियस बाई डेफिनेशन। 2 implies 3, 2 implies 3 का मतलब अगर ये नंबर 2 होल्ड कर रहा है, मतलब अगर समेशन XI 0 के बराबर है जिसके तहत हर एक XI इक्वल 0 है, तो आपने प्रूव करना है इस फैमिली के किसी भी सब मॉड्यूल की इंटरसेक्शन बाकी जो सब मॉड्यूल बचे उनका सम कर दें तो ये इंटरसेक्शन 0 स्पेस बनेगी, मतलब कॉमन कुछ नहीं आएगा। इसको ध्यान से देख लो। उसका मतलब क्या है, यहाँ लिखा है J बिलोंग्स टू लैम्डा, J डज नॉट इक्वल टू I। मतलब इस फैमिली में जो सब मॉड्यूल हैं उसमें से एक रख लिया मैंने बाहर। मान लीजिए यहाँ पर 50 एलिमेंट है, उसमें से एक मैंने बाहर निकाल दिया, बाकी जो 49 बचे उनका किया सम। उन 49 का सम की इंटरसेक्शन अगर हम इसके साथ लेंगे तो ये इंटरसेक्शन हमेशा एम्प्टी होगी, मतलब कॉमन नहीं आएगा, कुछ कॉमन आएगा 0 स्पेस। तो बारी बारी से देखते हैं। तो अगर आर्बिट्रेरी सम डायरेक्ट सम है तो नंबर 2 होना चाहिए, नंबर 2 है तो नंबर 3 होना चाहिए, नंबर 3 है तो नंबर 1 होना चाहिए। ठीक है जी। तो आई थिंक फर्स्ट implies 2 इज ऑब्वियस बाय डेफिनेशन। फर्स्ट implies 2। गिवन क्या है, ये सम जो है डायरेक्ट सम है। प्रूव करना है कि अगर एलिमेंट का सम 0 के बराबर है तो हर एक XI 0 होता है। सो दिस इज ऑब्वियस बाय डेफिनेशन, सो विच फॉलोज डायरेक्टली फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट सम। कोई दिक्कत नहीं। 2 implies 3 का मतलब अगर समेशन XI 0 होने के साथ साथ हर एक XI 0 हो जाए तो हमने प्रूव करना है
कि आर्बिट्रेरी सब मॉड्यूल्स में से कोई एक मॉड्यूल उठाएं, कोई एक सब मॉड्यूल उठाएं तो उसके इंटरसेक्शन बाकी सब मॉड्यूल की जमा के साथ लें तो जीरो स्पेस आएगा। हमारा टारगेट है प्रूव करना कि इस इंटरसेक्शन में कुछ भी नहीं है, इस इंटरसेक्शन में अगर कुछ कॉमन है तो वो जीरो ही और कुछ भी नहीं है। तो हमने क्या किया, इस इंटरसेक्शन में एक एलिमेंट उठा लिया, एक्स, प्रूव करने का तरीका। ठीक है जी। तो बोलने का मतलब ये हुआ कि इस इंटरसेक्शन में कॉमन जो होगा जीरो ही है, मतलब यहाँ पर जो भी आप एलिमेंट उठाने की कोशिश करेंगे उसका करेक्टर जीरो होगा। तो मैंने एक्स उठा लिया, देखते हैं क्या होता है। इंटरसेक्शन है तो उसका एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एन आई एज वेल एज एक्स बिलोंग्स टू दिस समेशन। इफ दिस एक्स बिलोंग्स टू दिस समेशन तो दिस एक्स इज ऑफ द फॉर्म, कैसा होगा ध्यान रखना, यहाँ पर कौन सा एलिमेंट मिस है, ith एलिमेंट मिस है। तो इसका मतलब इस सम में ith एलिमेंट नहीं होगा। तो क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस सोन प्लस xi माइनस 1, और ith एलिमेंट नहीं होगा क्योंकि ji के बराबर नहीं, मतलब इसमें कैपिटल ni नहीं है। प्लस xi प्लस 1 प्लस सोन प्लस xn, कोई दिक्कत नहीं। एंड क्लियर कट, एवरी xi बिलोंग्स टू कैपिटल ni, वाई, बिकॉज ni की इंटरसेक्शन इसके साथ है। अगर इंटरसेक्शन है तो ऑटोमेटिकली जो यहाँ होगा वो यहाँ पर भी होगा। तो दिस सम बिलोंग्स टू ni, और वैसे भी x कहाँ है, कैपिटल ni में, तो बिकॉज ऑफ x बिलोंग्स टू ni सो दिस सम गोज टू कैपिटल ni। उसके आगे आके मैंने इस x को ले गया मैं इस ith पोजीशन में। ध्यान से देखिए जरा, ये जो आपका सम है इट इंक्लूड्स एवरी टर्म एक्सेप्ट ith टर्म। तो ith टर्म की जगह मैं x ले गया, तो ये आ गया x1 प्लस x2 प्लस 1 प्लस xi माइनस 1 प्लस x प्लस बाकी एज इट इज इक्वल टू जीरो। तो इसके बाद आपका सम कंटिन्यू हो गया, x1 से लेके xn तक का सम कंटिन्यू हो गया। अगर सम कंटिन्यू हो गया तो इसको वी कैन राइट समेशन ओवर i xi इक्वल टू जीरो। बट बाई गिवन अगर समेशन xi जीरो है तो हर एक xi जीरो है, क्योंकि समेशन xi जीरो हमने बता दिया यहाँ से, तो इसका मतलब हर एक xi इक्वल टू जीरो। अगर हर एक xi जीरो है, हर एक xi जीरो है इस सम में, तो इसका मतलब x जीरो हो गया, ये x जीरो हो गया। तो क्या हुआ, आपने इस इंटरसेक्शन में एक एलिमेंट उठाया था और हमने देख लिया कि उस एलिमेंट का करेक्टर जो है वो जीरो है। इसी तरीके से y लेके चल पड़ो, अप्लाई द सेम एनालॉजी, y भी जीरो हो जाएगा। z उठा के चल पड़ो, अप्लाई द सेम एनालॉजी, वो z भी जीरो हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, आप इस इंटरसेक्शन में जो भी एलिमेंट उठा रहे हैं द करेक्टर ऑफ दैट एलिमेंट इज जीरो। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस इंटरसेक्शन के पास सिर्फ और सिर्फ जीरो ही है और कोई एलिमेंट नहीं है। इस इंटरसेक्शन के पास सिर्फ और सिर्फ जीरो एलिमेंट है। सो दैट्स वाई दिस इंटरसेक्शन इज इक्वल टू जीरो स्पेस। यही हमने प्रूव करना था। उसका 3 implies 1, 3 implies 1 का मतलब थर्ड स्टेटमेंट आपको दे रखी है और फर्स्ट स्टेटमेंट आपने प्रूव करनी है। तो थर्ड स्टेटमेंट क्या है, दिस इंटरसेक्शन इज जीरो स्पेस, और आपने प्रूव करना है कि आर्बिट्रेरी सम जो वो डायरेक्ट सम है। अब आर्बिट्रेरी सम डायरेक्ट सम कब होगा, पता है आपको, दो कंडीशन है। नंबर एक, पहली कंडीशन तो ये दे रखी है, दूसरी कंडीशन क्या है कि किसी भी मॉड्यूल के एलिमेंट को इन सब मॉड्यूल के एलिमेंट की जमा में यूनिकली लिख सकते हैं। ये सम हमेशा यूनिक होता है, ध्यान रखना। तो हमने ले लिया लेट, पहले तो यूनिकनेस चेक कर रहे हैं, इफ पॉसिबल लेट एक्स इज इक्वल टू समेशन एक्स आई वेयर एक्स आई आर कमिंग फ्रॉम दिस एन आई, एंड अगेन एक्स इज इक्वल टू समेशन वाई आई वेयर वाई आई कमिंग फ्रॉम कैपिटल एन आई। एक्स इज मेंबर ऑफ मॉड्यूल, बोथ आर इक्वल टू एक्स, सो बोथ आर सेम। इफ बोथ आर सेम तो इसको उठा के साइड लेके आगे, तो ये बन गया समेशन आई बिलोंग्स टू लैम्डा एक्स आई माइनस वाई आई इक्वल टू जीरो। अब ध्यान से देखना जरा, इसको ध्यान से एनालिसिस करना, क्योंकि एक्स आई वाई आई किसके एलिमेंट हैं, कैपिटल एन आई के। कैपिटल एन आई क्या है, सब मॉड्यूल। अगर कैपिटल एन आई सब मॉड्यूल है तो सब मॉड्यूल की प्रॉपर्टी क्या बोलती है, इनका डिफरेंस भी कैपिटल एन आई में होगा। तो इसका मतलब ये एक्स आई माइनस वाई आई कहाँ चला गया, एन आई में चला गया। अगर एक्स आई माइनस वाई आई एन आई में चला गया तो इट इज़ ऑटोमेटिकली x1 माइनस वाई वन कहाँ चला गया, n1 में चला गया। और n1 की इंटरसेक्शन किसके साथ है, इस सम के साथ, समेशन i बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा कैपिटल एन आई, तो दोनों में चला गया। और ये इंटरसेक्शन जीरो स्पेस है, इसका मतलब x1 माइनस वाई वन जीरो हो गया, क्योंकि इसमें है ही जीरो और कुछ है ही नहीं। तो x1 माइनस वाई वन इक्वल टू जीरो, तो x1 इक्वल टू वाई वन। ऑन द सेम वे x2 इक्वल टू वाई टू, x3 इक्वल टू वाई थ्री, एंड सो ऑन xn इक्वल टू वाई एन। तो अल्टीमेटली वी प्रूव्ड दिस सम इज यूनिक। तो अल्टीमेटली x इक्वल टू समेशन एक्स आई इज यूनिक, मतलब और वाई आई लेने की कोशिश कर रहे थे तो दैट वाई आई इज इटसेल्फ इक्वल टू एक्स आई। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी डायरेक्ट सम की, कि आपने मॉड्यूल के एलिमेंट को सब मॉड्यूल के एलिमेंट की जमा में लिख दिया और दिस एडिशन इज यूनिक।
और सेकंड प्रॉपर्टी इट इज़ गिवन। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, इनके इंटरसेक्शन में कॉमन कुछ नहीं होना चाहिए, सो दैट इज गिवन। एन आई इंटरसेक्शन समेशन एन जे इज इक्वल जीरो स्पेस, इसका मतलब दिस एक्स आई इज इक्वल जीरो फॉर ऑल आई। अगर सम जीरो के बराबर लेना तो हर एक एक्स आई जीरो होना चाहिए, और हर एक एक्स आई अगर जीरो है तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बट दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट सम। तो इसका समेशन एन आई इज अ डायरेक्ट सम, सिंपल। ठीक है जी। उसका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, लेट कैपिटल V इज इक्वल टू आर की पावर 3। V इज इक्वल टू आर की पावर 3। आर की पावर 3 का मतलब दिस इज द स्पेस ऑफ 3 टुपल टाइप, मतलब यहाँ पर आप जो भी एलिमेंट उठाएंगे दैट इज ऑफ 3 टुपल टाइप, बी अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड कैपिटल आर। ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पर आर हमने फील्ड ले लिए, वेक्टर स्पेस की बात हो रही है तो फील्ड की बात होती है, मॉड्यूल की बात होती है तो रिंग की बात होती है। तो हमने वेक्टर स्पेस ले लिया 3 टुपल टाइप का, मतलब इसमें जो भी आप एलिमेंट उठाएंगे उसका करेक्टर जो होगा वो 3 टुपल टाइप का होगा। कैसा, ए कॉमा बी कॉमा सी, उस टाइप का। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है आपको। उसके बाद उसने x1 डिफाइन करके दे रखा है। x1 कैसा है, 1 0 0, x2 है 1 1 0, x3 है 1 1 1। ये दे रखा उसने खुद। शो दैट v इज इक्वल टू कैपिटल V वेक्टर स्पेस इज इक्वल टू RX1 प्लस RX2 प्लस RX3 एंड हेंस v इज इक्वल टू डायरेक्ट सम ऑफ दीज RX। पहले तो ये प्रूव करना है कि v इन तीनों के सम के बराबर है, फिर प्रूव करना है कि ये v बेसिकली इन तीनों का डायरेक्ट सम है। तो पहले तो प्रूव करना है कि v इन तीनों का सम है, फिर प्रूव करेंगे v इन तीनों का डायरेक्ट सम है। और डायरेक्ट सम प्रूव करने का तरीका पहला तो हो गया, डायरेक्ट सम का मतलब v मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ दीज 3 स्पेसिस, v मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ दीज 3 स्पेसिस ऐसे बोल लो, या v के किसी भी एलिमेंट को इस और इस सेट के एलिमेंट की जमा में लिखा जाना चाहिए। और दूसरी प्रॉपर्टी, इन तीनों में कॉमन कुछ नहीं होना चाहिए, इन तीनों के इंटरसेक्शन जीरो स्पेस होनी चाहिए, या अगर इन स्पेसिस के एलिमेंट की जमा को हम जीरो के बराबर लें तो हर एक एलिमेंट जो है वो जीरो हो जाना चाहिए। तो देखते हैं ज़रा हमने क्या किया, कैपिटल वी में एलिमेंट उठाया ए कॉमा बी कॉमा सी, आ गया ना 3 टुपल टाइप। मैंने क्यों लिया 3 टुपल टाइप, क्योंकि वी का करेक्टर जो है दैट इज वी इज इक्वल टू आर की पावर 3। वी आपको स्पेस दे रखा है आर की पावर 3, ये बीएससी का कंसेप्ट है आपके। वी अगर आर की पावर 3 है तो इसमें एलिमेंट जो होगा 3 टुपल टाइप का होगा। और दूसरी बात, ये एलिमेंट जो अंदर एलिमेंट का करेक्टर है दैट इज फ्रॉम कैपिटल आर, मतलब एलिमेंट देखने में 3 टुपल टाइप का होगा और अंदर जो टुपल हैं दे आर कमिंग फ्रॉम दिस कैपिटल आर, तो दैट्स वाई ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू कैपिटल आर। ठीक है, अब ये वेक्टर स्पेस है, अगर ये वेक्टर स्पेस है तो इसको हम इन एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा ए कॉमा बी कॉमा सी, इस एलिमेंट को x1 x2 x3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके निकालेंगे कि ऐसे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 की वैल्यू क्या होंगी जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे, वेयर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 आर कमिंग फ्रॉम फील्ड। x1 x2 x3 की वैल्यू रख दी, सिंपल काम है, बीएससी लेवल का काम है सारा ये। उसके बाद इन टुपल्स को अंदर मल्टीप्लाई करके x टुपल x में जमा हो गया, बाई टुपल बाई में जमा हो गया, जेड टुपल जेड में जमा हो गया, ये आ गया हमारे पास। तो क्लियर कट दिस इज ए कॉमा बी कॉमा सी इज इक्वल दिस, इस साइड भी 3 टुपल, इस साइड भी 3 टुपल, दोनों आपस में बराबर, तो x टुपल x के बराबर, बाई टुपल बाई के बराबर, जेड टुपल जेड के बराबर। ये आगे 3 इक्वेशन। एंड विद द हेल्प ऑफ दीज 3 इक्वेशन वी फाइंड अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। इट इज़ वेरी सिंपल, अल्फा 3 की वैल्यू सी, अल्फा 3 को यहाँ रखो अल्फा 2 मिल जाएगा, अल्फा 3 अल्फा 2 को यहाँ रखो आपको अल्फा 1 मिल जाएगा, ये आगे वैल्यूज। अब इन अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 को उठाओ और यहाँ रख दो, ये रख दिया, तो ये बन गया आपका लीनियर कॉम्बिनेशन। मतलब अल्फा 1 की वैल्यू होगी a माइनस बी, अल्फा 2 की वैल्यू होगी b माइनस सी, अल्फा 3 की वैल्यू आ गई c। तो अब यहाँ पर आप यू कैन चेक, आप ए बी सी की जो मर्जी वैल्यू रख लो, न्यूमेरिकली जो मर्जी वैल्यू रख लो, दिस इज ऑलवेज सेटिस्फाइड बाय दिस रिलेशन। ये आपका काम है, चेक कर सकते हैं आप। ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग हियर विच इज ट्रू फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने वेक्टर स्पेस के, मतलब इस वी के इस एलिमेंट को x1 x2 x3 के सम में लिख दिया ना सम में आपने। तो a माइनस बी, ए बी सी किसके एलिमेंट थे, कैपिटल आर के। आर क्या है, फील्ड, अगर आर फील्ड है तो उसका a माइनस बी माइनस सी दे आर द मेंबर ऑफ कैपिटल आर। ये भी कैपिटल आर का एलिमेंट, ये भी कैपिटल आर का एलिमेंट, ये भी कैपिटल आर का एलिमेंट। तो वी कैन रिप्लेस दीज एलिमेंट्स बाई इट्स ऑन सेट्स। a comma b comma c is replaced by v, क्योंकि a comma b comma c is member of v, a minus b is member of r, b minus c is member of r, c is member of r. So we are replacing these elements by its parental set. तो फर्स्ट पार्ट इज ओके। फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव करना कि v इज इक्वल टू सम ऑफ दीज 3 स्पेसिस।
अब अगला पार्ट क्या प्रूव करना है कि अगर v इन तीनों के सम में लिखा जा सकता है तो इस v को हम इन तीनों के डायरेक्ट सम में भी लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट सम की पहली प्रॉपर्टी तो होगी। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या प्रूव करनी है, इन तीनों में कॉमन जीरो स्पेस है। यही ना डायरेक्ट सम की दूसरी प्रॉपर्टी, कि अगर ये डायरेक्ट सम है तो इस और इसकी इंटरसेक्शन अगर लेंगे, जब इन तीनों की इंटरसेक्शन लेंगे तो उसमें कॉमन क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। या दूसरी कंडीशन क्या है, या इस सम को जीरो के बराबर ले लो और प्रूव कर दो हर एक एलिमेंट जीरो के बराबर है। तो हम लेके चल पड़े ना जीरो कैप। फिर से मैंने क्या किया, ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन था α1x1 प्लस α2x2 प्लस α3x3, इसको जीरो के बराबर ले लिया। इस सम को मैंने जीरो के बराबर ले लिया, ठीक है। इस सम को मैंने जीरो के बराबर, टारगेट क्या रहेगा, प्रूव करना α1 α2 α3 जीरो प्रूव करने हैं। यही ना दूसरी कंडीशन। या तो प्रूव कर दो कि इनकी इंटरसेक्शन में कुछ भी कॉमन नहीं है, या प्रूव कर दो कि अगर ये सम जीरो के बराबर लेते हैं तो ये α1 α2 α3 जीरो होंगे। तो हमने क्या किया, x1 x2 x3 की वैल्यू रख दी यहाँ पे, जो हम कर सकते हैं। उसके बाद इसको सॉल्व किया टुपल वाइज, ये आ गया। अब क्योंकि ये भी थ्री टुपल है, ये भी थ्री टुपल है, तो आपस में बराबर होंगे। तो फर्स्ट टुपल इज जीरो, सेकंड टुपल इज जीरो, थर्ड टुपल इज जीरो, तीन ही क्वेश्चन बन गई। एंड सॉल्व इट। α3 जीरो यहाँ रखा, α2 जीरो, α2 α3 जीरो यहाँ रखा, α1 जीरो। तो इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके α1 भी जीरो आ गया, α2 जीरो आ गया, α3 जीरो आ गया। यही हमने प्रूव करना था कि अगर ये सम जीरो के बराबर है तो α1 α2 α3 जीरो होंगे। तो सेकंड कंडीशन भी फुलफिल होगी डायरेक्ट सम की। फर्स्ट कंडीशन ये होगी, सेकंड कंडीशन ये होगी। इफ बोथ कंडीशन सेटिस्फाइड तो इसका मतलब दिस v इज इक्वल टू डायरेक्ट सम ऑफ दीज थ्री टर्म्स, जिसको हमने समेशन फॉर्म में लिख दिया। जिस डायरेक्ट सम को हमने समेशन फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। यही हमने प्रूव करना था। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। उसका क्वेश्चन नंबर 17 अगेन सिंपल वन। फॉर एनी टू आइडेम्पोटेंट्स E, F बिलोंग्स टू R। ये आपको कोई दो आइडेम्पोटेंट दे रखे हैं। आइडेम्पोटेंट का मतलब इनका अगर स्क्वायर करें तो यही एलिमेंट वापस आएंगे। मतलब E स्क्वायर इक्वल टू E, F स्क्वायर इज इक्वल टू F, ठीक है जी। तो आपने प्रूव करना है RE प्लस RF, ये एक सेट है, ये एक सेट है, ये एक सेट है, ये एक सेट है। इन दो सेट्स की जमा इज इक्वल टू डायरेक्ट सम ऑफ दीज टू सेट्स। मतलब एक किस्म से ये बोल लो कि ये कैपिटल M है, ये कैपिटल M है, ये कैपिटल N1 है, ये कैपिटल N2 है। मतलब आपने M को N1 तथा N2 के डायरेक्ट सम में लिख दिया। अब सोचो खुद, फिर से वही सेम कंडीशन। इस M को N1 N2 के सामने लिखने का मतलब इस M के एलिमेंट को हम इस N1 N2 के एलिमेंट की जमा में लिख सकते हैं, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन, इस N1 तथा इस N2 में कॉमन कुछ नहीं होगा। मतलब इनकी इंटरसेक्शन अगर लेंगे तो कॉमन आएगा जीरो स्पेस। या अगर इसका सम जीरो के बराबर पुट करते हैं तो हर एक टर्म आपके जीरो रहनी चाहिए। तो देखते हैं ज़रा गिवन अप्रूव करने का तरीका देखना ज़रा। गिवन E एंड F आर आइडेम्पोटेंट दे रखे हैं आपको, तो इसका E स्क्वायर इक्वल टू F स्क्वायर इक्वल टू F। मैंने क्या किया, कैपिटल R में दो एलिमेंट उठाए, कैपिटल R में दो एलिमेंट उठाए। तो RE प्लस RF की बजाय, इसके बजाय मैंने ले लिया AE प्लस BF। A इज एलिमेंट ऑफ दिस R, B इज एलिमेंट ऑफ दिस R, कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल टू। इस सम में मैंने क्या किया, BFE ऐड किया, BFE ऐड किया और BFE मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। AE प्लस BF एज इट इज, BFE ऐड किया, BFE सब्ट्रैक्ट कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। इन दोनों में E कॉमन, ये लिख दिया। अब अगर आप ध्यान, ये आपका आ गया एलिमेंट वाइज, ये रिलेशन जो आ रहा है वो एलिमेंट वाइज आ रहा है, ठीक है जी, एलिमेंट वाइज। तो एलिमेंट वाइज के रिलेशन को हम सेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो जरा, ए किसका एलिमेंट था, R का, तो यहाँ इस A को R से रिप्लेस कर दिया। B किसका एलिमेंट था, R का, तो इस B को भी R से रिप्लेस कर दिया। तो लेफ्ट साइड में तो बन गया RE प्लस RF, ठीक है जी। A, B, F तीनों किसके एलिमेंट थे, कैपिटल R के, क्योंकि कैपिटल R क्या है आपका, रिंग। तो रिंग की प्रॉपर्टी के अनुसार ये A प्लस BF कहाँ चला गया, R में। वैसे ही B किसका एलिमेंट है, R का, तो B की जगह R आ गया, F माइनस F एज इट इज रखा हमने अकॉर्डिंग टू प्रूफ। तो इसका मतलब वी प्रूव्ड RE प्लस RF, यहाँ इक्वलिटी का साइन है तो यहाँ पर ये सबसेट का साइन आ गया
कि ये एलिमेंट इसके बराबर है, तो ये एलिमेंट किसका, इसका था, ये एलिमेंट इसका था। इवन इक्वल टू लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और सबसेट पर लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्टीमेटली हमारा टारगेट प्रूव करना है आर ई प्लस आर एफ इज इक्वल टू आर ई प्लस आर एफ माइनस एफ ई, क्योंकि हमने प्रूव करना है कि दिस इज दिस, ये हम इन दो का डायरेक्ट सम है। तो क्या प्रूव करेंगे, दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, और दूसरा प्रूव करेंगे इसके इंटरसेक्शन इसके साथ लेंगे तो जीरो स्पेस आएगा, या अगर इस हम जीरो के बराबर कर दें तो हर एक टर्म जीरो आएगी। तो यहाँ से आर ई ऑन द सेम वे आर ई प्लस आर एफ माइनस एफ ई उल्टा, ये इसका सबसेट है, ऑन द सेम वे ये इसका सबसेट है, तो दोनों बराबर हो गए यहाँ पे। तो डायरेक्ट सम की हमारी पहली प्रॉपर्टी पूरी होगी। अब सेकंड टारगेट क्या प्रूव करना है कि ये और ये सेट जो हैं इनकी अगर इंटरसेक्शन लें, इस और इस सेट की इंटरसेक्शन लें तो जीरो स्पेस आना चाहिए। तो हमने क्या किया, इसकी इंटरसेक्शन में एलिमेंट उठाया, सेम वे जैसे पीछे प्रूव किया। अब हम ये प्रूव करेंगे कि ये एलिमेंट का करेक्टर जो है वो जीरो है। तो देखते हैं ज़रा, ए इनकी इंटरसेक्शन में, तो उसका मतलब ए इसमें चला गया तथा ए इसमें चला गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर ए आर ई में चला गया तो ए का करेक्टर कैसा होगा देखने में, तो उसके अनुसार ले लिया मैंने, इस आर में ले लिया मैंने एक्स, इस आर में ले लिया मैंने वाई, तो ये ए कैसा होगा एक्स ई टाइप का, ये ए कैसा होगा वाई इंटू एफ माइनस एफ ई टाइप का, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों ए के बराबर हैं, दोनों ए के बराबर हैं, तो एक्स इज इक्वल टू बाई टाइम एफ माइनस एफ ई, ये दोनों बराबर हो गए। दोनों साइड मैंने ई से सेपरेट कर दिया, एक्स ई को ई से गुणा किया, इसको भी मैंने ई से गुणा किया, तो गुणा करके मैं अंदर ले गया, ये बन गया एफ इंटू ई, एफ इंटू ई स्क्र। फिर रिपीट कर रहा हूँ, दोनों साइड मैंने ई से गुणा किया, ये ई, ये एक्स ई इंटू ई बार रह गया, और ये जो ई बार अंदर गुणा कर दिया, एफ ई माइनस एफ ई स्क्र, ई इंटू ई स्क्र, ये टर्म एज इट इज, क्योंकि ई एडम्पोटेंट है तो ई स्क्र इक्वल टू ई एडम्पोटेंट है तो ई स्क्र इक्वल टू ई, और एफ ई माइनस एफ ई दोनों सेम हो गए, तो ये जीरो हो गया, इसका ना एक्स ई जीरो हो गया, और एक्स ई क्या था ए, इसका मतलब क्या हुआ कि आप इस इंटरसेक्शन में, इन दोनों के इंटरसेक्शन में एक एलिमेंट उठा के चले थे और उस एलिमेंट का करेक्टर हो गया जीरो। उसी तरीके से बी उठाओ, अप्लाई द सेम एनालॉजी, वो बी भी जीरो हो जाएगा, सी उठाओ, सेम एनालॉजी अप्लाओ, सी भी जीरो हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि इस इंटरसेक्शन में आप जो भी एलिमेंट उठाएंगे उसका करेक्टर जो है वो जीरो हो रहा है, जीरो हो रहा है, इसकी इंटरसेक्शन क्या होगी, जीरो स्पेस, जीरो स्पेस, इसको ऐसे लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट में। तो आई थिंक डायरेक्ट सम की दोनों प्रॉपर्टीज़ होगी, आपने इस सेट को इन दो सेट के जमा में लिख दिया और साथ में प्रूव कर दिया कि इन दो सेट्स में कॉमन क्या है, जीरो स्पेस है, एंड दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्ट सम। तो आर ई प्लस आर एफ इज इक्वल टू आर ई डायरेक्ट सम, दिस वेरी सिंपल। उसके बाद अब ये होमवर्क्स हैं और होमवर्क करेंगे आप लोग खुद। नेक्स्ट होमवर्क नंबर 8, मैंने होमवर्क्स को अलग से नंबर दिए हैं और जो क्लास वर्क चल रहा है उनका नंबर अलग से, ध्यान रखना। होमवर्क नंबर 8 अगेन सिंपल वन, आप ट्राई करें इन चीज़ों को। लेट कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी बी आर सब मॉड्यूल्स, 3 सब मॉड्यूल रखे हैं ऑफ एन आर मॉड्यूल कैपिटल एम सच दैट ए कंटेन्स बी। तो प्रूव करना है ए इंटरसेक्शन बी प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस ए इंटरसेक्शन सी, और इसको बोलते हैं हम मॉड्यूलर लॉ, मॉड्यूलर लॉ बोलते हैं, ध्यान रखना इसको, इसका नाम है ये। फर्दर इसी की कॉन्टिन्यूटी, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ 3 आर सब मॉड्यूल्स ऑफ एन आर मॉड्यूल सच दैट, आपने 3 ऐसे सब मॉड्यूल ढूंढने हैं जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करें, मतलब ए इंटरसेक्शन बी प्लस सी जो है वो ए इंटरसेक्शन बी प्लस ए इंटरसेक्शन सी के बराबर नहीं आना चाहिए। और अगर आप ध्यान दें तो दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरसेक्शन ओवर एडिशन। तो कहने का मतलब इसी को और कैसे पूछा हुआ है, ये जो सेकंड पार्ट है, प्रूव दैट सेट ऑफ ऑल आर सब मॉड्यूल्स ऑफ एन आर मॉड्यूल कैपिटल एम इज अ मॉड्यूलर लैटिस, मॉड्यूलर लैटिस ऊपर आ गया, विच इज नॉट नेसेसरली डिस्ट्रीब्यूटिव, जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है। उसका क्वेश्चन नंबर 9 है, अगेन वेरी सिंपल, इस तरह का भी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया, हमने क्वेश्चन नंबर 16 की शेप में, 16 या 15। लेट कैपिटल बी इज इक्वल टू आर की पावर 3, फिर वो 3 टुपल टाइप का बी ए वेक्टर स्पेस ऑफ 3 टुपल्स ओवर द फील्ड ऑफ रियल्स। अब यहाँ पर आर जो होगा रियल की फील्ड दे रखी है, अब रिंग नहीं है, रियल की फील्ड है, ध्यान रखना। डिटर्मिन, रियल नंबर का सेट रिंग बन जाता है, पर यहाँ पर रियल नंबर्स का सेट है। डिटर्मिन इफ डब्ल्यू इज सब स्पेस ऑफ बी, आपका टारगेट है इस डब्ल्यू को निकालना जो कि बी का सब स्पेस है। इस कैपिटल बी के सब स्पेस की आपने स्टडी करनी है कि इसमें कैसे एलिमेंट्स हैं। वेयर डब्ल्यू इज द सेट ऑफ ऑल लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 सच दैट, ये अपने आप में 4-5 क्वेश्चन है। तो आपने इन डिफरेंट लैम्डा की वैल्यूज़ के लिए
डिफरेंट लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 की वैल्यूज़ के लिए आपने इस W को निकालना है। व्हाट आर द मेंबर्स ऑफ दिस सब स्पेस ऑफ कैपिटल बी। अगर लैम्डा 1 0 होगा तो W में कैसे एलिमेंट होंगे, दोनों लैम्डा 1 लैम्डा 2 बराबर हैं तो W में कैसे एलिमेंट होंगे, लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 0 तो कैसे होंगे, एंड सो ऑन। जैसा 9th क्वेश्चन है वैसा 10th क्वेश्चन आ गया। 10th क्वेश्चन भी वैसा ही है। लेट B इज इक्वल टू R की पावर 3 बी वेक्टर स्पेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिन इफ W इज सबस्पेस where W is the set of all functions mapping from R to R satisfying। यहाँ लैम्डा 1 लैम्डा 2 यहाँ पर फंक्शन की टर्म में रखा है। f(1) इक्वल टू 0, ये भी 4-5 क्वेश्चन है अपने आप में। फिर दूसरा है f(0) इक्वल टू 1, तो बताना W कैसा है। f(3) इक्वल टू 2 टाइम्स f(t), वेरी सिंपल क्वेश्चन। f(3) इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लिमिट x t अप्रोचेस टू 1 f(t) एग्जिस्ट। और उसका क्वेश्चन नंबर 11, ये कई बार पेपर में आया हुआ है। लेट M बी एन R मॉड्यूल एंड कैपिटल R इंटू एम, ये सेट डिफाइन करके दे रखा उसने। इसमें कैसे एलिमेंट हैं, इस तरह के सम्स, समेशन ओवर I R I M I, वेयर R I इज कमिंग फ्रॉम कैपिटल R, M I इज कमिंग फ्रॉम कैपिटल M। दिस इज आर्बिट्रेरी सम, क्योंकि I सिर्फ I लिखा है यहाँ पे, कुछ नहीं लिखा हुआ यहाँ पे। जब ऐसी स्थिति होती है या I बिलोंग्स टू लैम्डा होता है तो उसका मतलब दिस इज आर्बिट्रेरी सम। तो आपने प्रूव करना है कि ये सेट जो है RM जो है वो M का सब मॉड्यूल है। हियर समेशन डिनोट्स फाइनाइट सम, हाँ लिख दिया इसने नीचे कि दिस इज द फाइनाइट सम। मतलब RM जो है इट इज़ द सेट ऑफ फाइनाइट सम्स ऑफ दिस फॉर्म। तो यू हैव टू चेक दिस RM इज सब मॉड्यूल ऑफ कैपिटल M। तो सब मॉड्यूल प्रूव करने का तरीका, यहाँ से 2 एलिमेंट उठाओ। अब तो करते करते भी हम ठीक है, 2 एलिमेंट उठाओ, उनका डिफरेंस इसमें होना चाहिए। फिर एक एलिमेंट R से उठाओ, एक एलिमेंट यहाँ से उठाओ, उन दोनों के गुणा इसमें होना चाहिए। वो आपका काम है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इट इज़ अगेन इंपॉर्टेंट वन, क्वेश्चन नंबर 18। लेट कैपिटल I बी एन आइडल ऑफ रिंग कैपिटल R। ध्यान रखिएगा, I R का रिंग आइडल दे रखा है, आइडल दे रखा है, ध्यान रखना, विद यूनिटी। तो आपने प्रूव करना है, प्रूव दैट I स्क्वायर इज इक्वल टू I इफ I इज अ डायरेक्ट सम्मांड। डायरेक्ट सम्मांड, अभी थोड़ी देर पहले मैंने सम्मांड की बात की है, ऑफ कैपिटल R एज आ लेफ्ट आर्म मॉड्यूल। क्या बोल रहा अगर I डायरेक्ट सम्मांड है R का, अगर I R का डायरेक्ट सम्मांड है तो आपने प्रूव करना I स्क्वायर I के बराबर है। तो देखिए जरा, गिवन I इज डायरेक्ट सम्मांड ऑफ R एज आ लेफ्ट आर्म मॉड्यूल देखा उसने। तो इसका अगर डायरेक्ट सम्मांड है, तो मैंने बोला था भी थोड़ी देर पहले, अगर डायरेक्ट सम्मांड है तो आपको हर सूरत एक और सब मॉड्यूल ढूंढना है जिसके तहत इन 2 सब मॉड्यूल का डायरेक्ट सम जो है वो खुद मॉड्यूल होगा। तो यहाँ मॉड्यूल का काम कौन कर रहा है, R कर रहा है। I एक आपको सब मॉड्यूल दे रखा है या आइडियल दे रखा है, I एक आइडियल दे रखा है। आपको पता ही है हर एक आइडियल, लेफ्ट आइडियल जो है सब मॉड्यूल होता है, हम बात कर चुके हैं बड़ी पहले। ये आइडियल बोल लो, सब मॉड्यूल बोल लो, एक ही बात है। सॉरी, लेफ्ट आइडियल बोल लो, सब मॉड्यूल बोल लो, एक ही बात है। तो यहाँ पर आइडियल की बात करें तो आइडियल के अनुसार यहाँ पर आप आइडियल ही लेंगे, क्योंकि I सम्मांड है। अगर सम्मांड है तो ये हमेशा रिजल्ट आपको इस तरह का मिलेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एक सम्मांड दे रखा है तो दूसरा सप्लीमेंट आप अपने आप से लेंगे, क्योंकि ये होगा ही होगा। जब सम्मांड की बात कर दी तो सप्लीमेंट होगा ही होगा, और सप्लीमेंट होगा तो इन दोनों का डायरेक्ट सम पेरेंटल सेट होता है। फॉर सम सब मॉड्यूल J ऑफ कैपिटल R, क्योंकि I आइडियल है, अगर I आइडियल है तो ये लेफ्ट आइडियल भी होगा, और लेफ्ट आइडियल है तो लेफ्ट आइडियल का मतलब सब मॉड्यूल है। तो यहाँ पर आप चाहे सब मॉड्यूल वर्ड यूज़ कर लो, चाहे लेफ्ट आइडियल वर्ड यूज़ कर लो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। वी नो इफ I एंड J आर सब मॉड्यूल्स, सब मॉड्यूल बोल लो या लेफ्ट आइडियल बोल लो, देन I इंटरसेक्शन J इज आल्सो सब मॉड्यूल। इट इज़ ऑलरेडी प्रूव्ड। 2 सब मॉड्यूल की इंटरसेक्शन सब मॉड्यूल होती है, प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं हम लोग। उसके बाद क्या किया मैंने, 2 सब मॉड्यूल की मल्टीप्लिकेशन डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पे, और 2 सब मॉड्यूल की मल्टीप्लिकेशन इज एज सिमिलर एज द प्रोडक्ट ऑफ द आइडियल्स। और प्रोडक्ट ऑफ द आइडियल्स में कैसे एलिमेंट होते हैं, फाइनाइट सम्स होते हैं। ये रिंग थ्योरी में आप देख चुके हैं। IJ इज इक्वल टू U1 B1 प्लस U2 B2 प्लस 1 प्लस UN BN, वेर UI आर फ्रॉम कैपिटल I एंड VJ आर फ्रॉम कैपिटल J। कोई दिक्कत नहीं, I वेरीज फ्रॉम 1 to 1। अब ध्यान से एनालिसिस करो, कुछ मैं यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। सिंस VI बिलोंग्स टू कैपिटल J, इसका मतलब V1 बिलोंग्स टू कैपिटल J, क्योंकि J इज आइडियल ऑफ कैपिटल R,
आप आइडल वर्ड यूज़ कर लो या सब मॉड्यूल बोलो, एक ही बात है। जे इज आइडल ऑफ आर, इसका जे इज सबसेट ऑफ आर, इसका v1 गोज टू आर। क्लियर हो गया। अगेन यू आई किसके एलिमेंट हैं? कैपिटल आई के, तो इसका u1 इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल आई। क्योंकि आई आइडल है, तो आइडल की डेफिनेशन क्या बोलती है? आइडल की डेफिनेशन बोलती है कि अगर ये आइडल है तो इसके एलिमेंट की गुणा रिंग के एलिमेंट के साथ लेंगे तो वो आइडल में घुस जाएगा। आइडल के एलिमेंट की गुणा रिंग के एलिमेंट के साथ करें तो वो आइडल में चली जाती है। इसका u1 v1 कहाँ चला गया? आई में चला गया। ऑन द सेम वे, क्योंकि जे भी आइडल है तो u1 v1 कहाँ चले गए? जे में चले गए। जिस तरीके से u1 v1 आई में गए वैसे u1 v1 जे में चले गए। u1 v1 आई में भी है तथा जे में भी है, तो उसका इंटरसेक्शन में चला गया। तो अल्टीमेटली वी प्रूव्ड u1 v1 गोज टू आई इंटरसेक्शन जे। ऑन द सेम एनालॉजी u2 v2 u3 v3 u4 v4 un vn सारे के सारे प्रोडक्ट्स चल जाएंगे आई इंटरसेक्शन जे में। लेकिन आई इंटरसेक्शन जे आइडल है। अगर आई इंटरसेक्शन जे आइडल है और ये सारे मेंबर आइडल के हैं तो इन सब की जमा भी आइडल में चली जाएगी, तो इन सब की जमा आई इंटरसेक्शन जे में चलेगी। तो क्या देखा आपने? लेकिन इन सब की जमा कहाँ पर है? आई जे में है। कहाँ भेज दी? आई इंटरसेक्शन जे में, तो उसका ना आई जे सबसेट ऑफ आई इंटरसेक्शन जे। कोई दिक्कत नहीं, इसको यहीं रिटेन कर दिया हमने। नाउ आई इज लेफ्ट आइडल ऑफ कैपिटल आर, बिकॉज आई इज एन आइडल सो इट इज लेफ्ट एज वेल एज राइट आइडल। आई इज लेफ्ट आइडल ऑफ आर, तो उसका मतलब अगर आई लेफ्ट आइडल तो रिंग के एलिमेंट लेफ्ट साइड में होंगे। आइडल अगर लेफ्ट आइडल है, लेफ्ट आइडल का मतलब क्या होता है? रिंग के एलिमेंट लेफ्ट साइड में, तो हमने पूरा रिंग ही लेफ्ट साइड में लगा दिया। तो आर आई इज ऑलवेज इक्वल टू आई बाय डेफिनेशन ऑफ लेफ्ट आइडल। आर की वैल्यू क्या है? आई डायरेक्ट समझे, आई से एंथ्रोपोलेट कर दिया, बन जाएगा आई स्क्वायर डायरेक्ट सम जे आई इज इक्वल टू आई। इसको हमने रिटेन कर दिया यहीं पे। नाउ आर इज इक्वल टू आई डायरेक्ट सम जे, ऊपर बता चुके हैं। एंड आई इंटरसेक्शन जे इज इक्वल टू जीरो स्पेस, डायरेक्ट सम की डेफिनेशन। डायरेक्ट सम की डेफिनेशन के अनुसार इन दोनों की इंटरसेक्शन हमेशा जीरो स्पेस होगी। आल्सो आई जे इज कंटेन्ड इन आई इंटरसेक्शन जे, अभी बोला आपने ऊपर, इसका लेकिन आई इंटरसेक्शन जे जीरो स्पेस है, इसका आई जे इज कंटेन्ड इन जीरो स्पेस। आई जे इज कंटेन्ड इन जीरो स्पेस, आई जे इज कंटेन्ड इन जीरो स्पेस ऐसे बोल लो, या जे आई इज कंटेन्ड इन जीरो स्पेस ऐसे बोल लो। तो इसका मतलब जे आई में, जे आई अगर जीरो स्पेस में चला गया तो जे आई का करेक्टर क्या हो गया? जीरो हो गया। तो करेक्टर जीरो होगा तो इस जे आई की जगह क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। यहाँ जीरो आ जाएगा। तो इसमें आई स्क्वायर की डायरेक्ट सम जीरो के साथ, अब जीरो में किसी भी सेट में जीरो जमा करो तो क्या फर्क पड़ेगा? डायरेक्ट सम का मतलब बेसिकली जीरो ही है ना यहाँ पे, सॉरी डायरेक्ट सम का मतलब जमा ही होता है एक किस्म से। तो आई स्क्वायर में आपने जीरो ऐड किया तो इट इज़ आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर इक्वल टू आई, यही हमने प्रूव करना था। ये जो मैं अभी बोल रहा हूँ ये नेक्स्ट पेज में लिखा हुआ है जो स्टेप्स हैं। सो जे आई इज़ कंटेन्ड इन आई इंटरसेक्शन जे, तो इसका मतलब जे आई इज़ कंटेन्ड इन जीरो स्पेस, तो जे आई कंटेंट इन जीरो स्पेस का मतलब हो गया जे आई का करेक्टर जीरो हो गया। तो जे आई का करेक्टर जीरो हो गया, उसको नंबर 1 में रखा तो आई स्क्वायर इक्वल टू आई आ गया। यही हमने प्रूव करना था। तो इस वीडियो को मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूँ, बाकी फिर करते हैं हम कल। थैंक यू वेरी मच।